Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to my channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. And if you have not watched my previous video of solid states and coordination of part 1 to 7 for solid state and coordination part 1 to 4 till now, you can click on the I button above. And let's get started. So today we are going to continue with coordination compounds. This is from the Maharashtra Board 12th standard syllabus. So coordination compounds, we are done with many of the topics such as introduction, types of ligands, terms used in coordination chemistry, classification of complexes, IUPAC nomenclature, EAN rule, isomerism in coordination compounds, stability of coordination compounds, and we have also done with the theories of bonding in complexes, that is VVT. So we are done with VVT, and today what we are going to see is CFT, and along with that we are going to see the application of coordination compounds. So the topic that we are going to see today is CFT and application of coordination compounds. So let's begin with CFT. The full form for CFT is crystal field theory. In the last session we have seen VVT and what are the assumptions of VVT and how to find out the hybridization and the structure of that coordination compound by VVT. We have seen this, but we have also seen that VVT have some drawbacks and some points which was not cleared by VVT. So there was a need of new theory that whatever drawback was there with VVT, that should be overcome, and that was explained by CFT. So let's see CFT. So the assumptions of CFT was like this, that each ligand in a complex बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज. हर एक लिगैंड एक कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और उसका इंटरैक्शन मेटल के साथ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है. इसका मतलब मेटल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, लिगैंड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होता है, सेम एज दी NaCl, दैट इज आयोनिक कंपाउंड. उनके बीच में कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है. तो इस मेटल कॉम्प्लेक्स, दैट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी सेम थिंग है, लिगैंड और मेटल के बीच में सिर्फ एक अट्रैक्शन है. ये कहता है CFT. नेक्स्ट थिंग है, जब मेटल अपने नॉर्मल स्टेट में होता है, मतलब वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है लिगैंड के साथ, वो नॉर्मल है, तब उसके सारे d ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी के होते हैं. तो आपको पता होगा d ऑर्बिटल्स में 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होती है, और वो 5 सब ऑर्बिटल्स इस तरह से हैं, dx² y², dz², dxy, dyz, dxz. ये हुए 5 ऑर्बिटल्स, और इस सब की एनर्जी सेम होती है जब तक मेटल के साथ कोई लिगैंड इंटरैक्ट ना करे. बट एज सून एज मेटल के पास लिगैंड आता है, वो लिगैंड के ऊपर कितना पॉइंट चार्ज है और उस मेटल पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दोनों पे डिपेंड करके मेटल के आजू बाजू एक क्रिस्टल फील्ड तैयार होता है. ये क्रिस्टल फील्ड का स्ट्रेंथ लिगैंड के नेगेटिव चार्ज और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड है. यदि मेटल लिगैंड का नेगेटिव चार्ज, दैट इज द पॉइंट चार्ज, ज़्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड भी ज़्यादा तैयार होगा, या फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है तो भी क्रिस्टल फील्ड ज़्यादा तैयार होगा. और वो कोई भी केस हो, उसमें ये 5 d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, और ये 5 d ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं, लिगैंड के मेटल के पास आते ही 3 2g हो जाते हैं और 2 EG हो जाते हैं. तो यहाँ पे था आपका DXY, D
वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और उसके बाद जब लिगैंड मेटल के पास आता है तो क्रिस्टल फील्ड तैयार होता है और उसकी वजह से ये 5 ऑर्बिटल की डीजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है, वो डीजेनरेट हो जाते हैं और यहाँ पे इस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 ऑर्बिटल T2G बनते हैं और 2 ऑर्बिटल EG। तो कौन से 3 T2G बनते हैं? वो हैं DXY, DYZ एंड DXZ। तो ये आ जाते हैं T2G में और EG में जाता है DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो ये जाते हैं EG में। T2G क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं इसलिए ट्रिपलेट मतलब T। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स है इसलिए डबलेट D चाहिए था, पर ये D और ये D हमें कंफ्यूज ना करें इसलिए हो गया वो E। ओके, सो E हियर स्टैंड्स फॉर डबलेट, T स्टैंड्स फॉर ट्रिपलेट। तो इस तरह से लिगैंड और मेटल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार इंटरैक्शन होता है कि पहले मेटल सारे उसके डी ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी में थे, लिगैंड के आते ही उसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंस हो गई, तो 3 हो गए T2G जो लोअर इन एनर्जी हो गए उस मेटल के, नॉर्मल मेटल के डी ऑर्बिटल से, दे बिकेम लोअर इन एनर्जी, एंड EG 2 जो बन गए हायर इन एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली कैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं लिगैंड के आते ही। अब ये 2 सेपरेशन हैं, जो ये 2 सेपरेशन हो रहे हैं इनकी एनर्जी को हम बोलते हैं डिफरेंस को डेल्टा ज़ीरो। यहाँ पे ये ज़ीरो मतलब होता है O, दैट इज ऑक्टाहाइड्रल। सो दिस DO स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहाइड्रल। तो T2G और EG का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा O। अब यहाँ पे डेल्टा O का मीनिंग क्या है और वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि ये स्प्लिटिंग कितनी होने वाली है? तो डिपेंड होता है, मतलब डेल्टा O कितना ज़्यादा है या कम, ये डिपेंड करेगा लिगैंड के स्ट्रेंथ पे। यदि मेरा आने वाला लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, यदि मेरा आने वाला लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड हम किसे कहेंगे? जो भी लिगैंड कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस से स्टार्ट होते हैं, मतलब उसका नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस पे है। इसका एग्जांपल देने के लिए है Cn माइनस, Nc माइनस, En, NCS। तो ये सब है स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स बिकॉज देयर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है। ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है इसलिए वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट करेंगे और स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट करने की वजह से ये ऑर्बिटल्स भी दूर दूर जाके स्प्लिट होंगे। दैट्स वाई देयर डेल्टा ज़ीरो विल बी ऑल्सो लार्ज इनफ। एंड एज इट्स डेल्टा O और डेल्टा ज़ीरो इज लार्ज इनफ, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि सपोज मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपको पता है कि हर ऑर्बिटल में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इसमें डालोगे? 1 2 3 4 5 6। हुंस रूल के हिसाब से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे और फिर बाद में पेयरिंग करोगे। ये हो गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। बट अब जब लिगैंड आ गया है कि लिगैंड इस 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड की वजह से मेरा डेल्टा O भी ज़्यादा है, इसलिए पहले मैं हुंस रूल को प्रीफर नहीं करते हुए यहाँ पे 3 डाल दिए और 3 डालना है मुझे, तो मैं क्या कहूँगी, पहले मुझे ये दोनों को भी फिल करना पड़ेगा और फिर एक में पेयरिंग होंगी जैसे इसमें हुई थी। बट याद रखें ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है और ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मेरे बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयरिंग पसंद करेंगे और वो नीचे ही पेयरिंग हो चुके हैं, ऊपर वाला एम्प्टी छोड़ के। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आर ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। Why I called strong ligand as low spin complexes?
because they prefer to be getting spined or paired at the lower junction itself instead of going above. ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयर होना पसंद करते हैं। ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड था, क्रिस्टल फील्ड इंटरैक्शन ज़्यादा हुआ था, इसलिए स्प्लिटिंग का डिस्टेंस भी ज़्यादा है, इसलिए ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयर हो गए, इसलिए उनको बोला है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स प्रीफर टू बी डूइंग पेयरिंग, सो पेयरिंग इज प्रीफर्ड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको याद होगा वीवीटी पढ़ाते तक मैंने कहा था ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये पेयरिंग प्रीफर्ड कर रहा है। ऐसा मैंने कहा था आपको ऑक्टाहाइड्रल का हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग प्रीफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये CFT ने एक्सप्लेन किया जो वीवीटी नहीं कर पाया, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए वो नीचे ही पेयरिंग पसंद कर रहा है। बट अब हम दूसरे केस में जाते हैं। अब मेरे दूसरे केस में आई हैव अ वीक लिगैंड। अब मेरे पास वीक लिगैंड है, तो कौन से लिगैंड्स वीक हैं? जो भी लिगैंड्स हैलोजन वाले हैं, जैसे F-, Cl-, ओके, वाटर, देन OH-, तो ये सब है मेरे वीक लिगैंड्स। सो दीज आर माय वीक लिगैंड्स, ओके। अब ये वीक लिगैंड्स में, या फिर आप ये वाला एग्जांपल देखो, इसके अर्लियर मैंने नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डाला था तब वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड था, अब मैंने सल्फर पे नेगेटिव चार्ज डाला है तो ये वीक लिगैंड है। तो वीक लिगैंड क्या करेंगे? तो ऑफकोर्स अगेन मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है, आई हैव अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स विथ मी, सिमिलर लाइक हुन्स रूल, फर्स्ट यू फिल ऑल द ऑर्बिटल्स एंड देन डू पेयरिंग। सो आई हैव देयर 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड में तो नीचे पेयरिंग हो गया था क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था, पर अब ये वीक लिगैंड है, ये मेटल के साथ कम इंटरैक्ट होगा, मेटल के साथ कम इंटरैक्ट होगा, इसलिए ये भी लो रहेगा। क्योंकि कम इंटरैक्शन हुआ इसलिए स्प्लिटिंग भी ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए डेल्टा O भी कम रहेगा। डेल्टा O कम है, इसका मतलब हम लोग पहले सारे ऑर्बिटल्स को फिल कर लेंगे और फिर हम लोग जो बचेगा इलेक्ट्रॉन उससे पेयरिंग करेंगे। सो वीक लिगैंड्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब आपको ध्यान में आया होगा, मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे वीवीटी में। सो लो स्पिन मीन्स पेयरिंग, हाई स्पिन मीन्स नॉट पेयरिंग, because not pairing because the delta zero value is low and therefore the electrons will prefer to go in EG and then whatever is left with that the pairing will continue. Therefore the weak ligand do not prefer pairing and they are high spin complexes. Okay, so you must have understood the difference between the weak ligand and strong ligand. I hope weak ligands are high spin complexes while strong ligands are low spin complexes, and this is because of the value of delta O. Okay, now delta O of course depends on the ligand. Just now we have seen strong ligand जैसे CN, NCS, CO, NH3, DTA, मतलब जो भी ligands नाइट्रोजन, कार्बन या फॉस्फोरस से स्टार्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड से, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के कौन से कॉम्प्लेक्सेस हमें देते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। वीक लिगैंड अदर देन दिस ऑल आर वीक लिगैंड, और वो हमें देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। स्ट्रॉन्ग लिगैंड देते हैं हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक लिगैंड देते हैं हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो ये आपको समझ गया होगा। अब इसके आगे ये डेल्टा ज़ीरो का सेपरेशन है, उसका वैल्यू होता है 10 dQ। सो 1 डेल्टा O इज इक्वल टू 10 dQ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मेटल का एनर्जी लेवल ये था बिफोर इंटरैक्टिंग विथ लिगैंड, इंटरैक्ट करने के बाद T2G की वैल्यू हो जाती है 0.6 डेल्टा ज़ीरो कम, इससे मतलब ज़्यादा स्टेबल। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी उस ऑर्बिटल की या कोई भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इधर एनर्जी कम हो गया तो इट इज़ मोर स्टेबल, दैट इज 0.6 डेल्टा ज़ीरो, एंड हियर इट इज़ 0.4 डेल्टा और लेस स्टेबल। मतलब इसका EG ऑर्बिटल्स आर रिपेल्ड while T2G ऑर्बिटल्स आर स्टेबलाइज्ड। EG orbitals are repelled by 0.6 delta O and T2G orbitals are stabilized by 0.4 delta O. That means ये दोनों का आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.0, that is 1 delta O is equal to 10 dQ.
सो दिस इज अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एज्यूम्शंस। सो आपको ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखने, क्योंकि एग्जाम में आपको इसके बेसिस पे आपको बोलते हैं डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिखाओ, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देंगे जो हम सॉल्व करने वाले हैं इस कमिंग लेक्चर्स में। तो वो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स देंगे, बोलेंगे उसका डी स्प्लिटिंग दिखाओ और बताओ ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हुआ पैरामैग्नेटिक, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो वेरियस डी सिस्टम्स है। ओके, तो अब आपको समझना है सारे डी सिस्टम्स की स्प्लिटिंग हाई स्पिन के केस में और लो स्पिन के केस में। हाई स्पिन का केस मतलब क्या होता है, वीक लिगैंड। ओके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन्स वीक लिगैंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में नीचे ही पेयरिंग होती है, जस्ट नाउ मैंने आपको बताया, और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। और हाई स्पिन केस में पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और फिर बाद में पेयरिंग होगी। अब हमें देखना है D1 से लेके D10 सिस्टम तक। तो पहले हम शुरू करते हैं D1 सिस्टम से। तो D1 सिस्टम में 2 अपॉर्चुनिटी, देखो ये सारे ये नीचे वाले जो होते हैं वो है T2G और ये 2 ही चाहिए, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ गलतियां हैं तो यहाँ पे सिर्फ EG 2 ही चाहिए। सो नीचे वाले तीनों ऑर्बिटल होते हैं T2G और ऊपर वाले होते हैं EG, ठीक है। तो नीचे वाले T2G, ऊपर वाले EG। मैं अभी किसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, D1 सिस्टम के लिए। पहला वाला है मैं कर रही हूँ आपके वीक लिगैंड के लिए, दूसरा वाला मैं कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए। सो दिस इज अ वीक लिगैंड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही। तो वीक रहे स्ट्रॉन्ग रहे, इट इज वन एंड द सेम बिकॉज यू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो D1 सिस्टम वीक लिगैंड के लिए, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए सेम है, क्योंकि आपके पास एक ही लिगैंड है, दोनों भी T2G में ही रहेगा, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं D2 सिस्टम में। तो अब मैं बता रही हूँ आपको D2 सिस्टम का। D2 सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन भी वीक लिगैंड रहे या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहे या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहे, दोनों में भी दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में ही रहेंगे। सो अगेन देयर इज नो डिफरेंस, समझ गया। D2 सिस्टम में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि D2 सिस्टम में भी 2 लिगैंड है, दोनों नीचे ही रहेंगे, दैट इज T2G में ही रहेंगे। सो इट डजंट मैटर एट ऑल कि आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की बात है, दोनों भी नीचे ही रहना है। अब हम चलते हैं D3 सिस्टम के लिए। D3 सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, T2G में भी 3, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो भी 3 इधर, लो स्पिन है तो भी 3 इधर ही, तो 1 एंड द सेम। सो इसका कंक्लूजन क्या है, D1 सिस्टम से लेके D3 सिस्टम तक either it is high spin complex or low spin complex, everyone will be the same d distribution, electron distribution क्या होगा, सेम। आइदर वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वो मैटर नहीं करेगा। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम है, आप देख सकते हैं। क्यों सेम है, क्योंकि वो उसमें कोई मैटर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पेयरिंग का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं D4 सिस्टम पे। तो अब मेरा नेक्स्ट सिस्टम है D4 सिस्टम। अब D4 सिस्टम में कुछ तो अलग है। क्या अलग है, D4 सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से बढ़ रहा है कि अब वीक जब है, मेरा लिगैंड क्या है, वीक है, तो वीक लिगैंड वीक है मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर होने के बजाय ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसका डेल्टा 0 कम है, इसलिए ऊपर जाना पसंद करेगा, और इसलिए इसे हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बट D4 सिस्टम फॉर स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स में क्या होगा, नीचे पहले पेयरिंग हो जाएगी। वाई द पेयरिंग विल बी बिलो, बिकॉज डेल्टा O इज हाई एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे ही पेयर करेगा, इसलिए हम उसे कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ D4 सिस्टम के लिए। अब हम चलते हैं D5 सिस्टम में। D5 में अगेन एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दैट इज वीक लिगैंड, वापस दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वापस नीचे वाला ही पहले पेयरिंग होगा, इसलिए D5 में भी अलग है, हाई स्पिन के लिए भी लो स्पिन के लिए भी। अब हम चलते हैं वापस D6 सिस्टम के लिए।
D6 सिस्टम के लिए वापस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही D6 में जब वीक लिगैंड है, इसके पांचों ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भर चुके हैं, अब पेयरिंग शुरू होगी। तो पेयरिंग करते वक्त आप यहाँ पे पेयरिंग कर दोगे T2G में, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड में जहाँ पे अभी हाई स्पिन है, सॉरी जहाँ पे लो स्पिन है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, लो स्पिन है, पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है और छठा पहला यहाँ पे ही भरेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ही भरने चाहिए, इसलिए तो लो स्पिन है। तो ये हो गया आपका वीक लिगैंड के लिए, ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए D6, तो ये है आपका D6। अब हम D7 की तरफ बढ़ते हैं। D7 में वापस आपने एक और इलेक्ट्रॉन डालना है, वो एक इलेक्ट्रॉन डालते ही हाई स्पिन में नीचे ही पेयरिंग होगी, बट अगेन लो स्पिन में आपका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, नीचे पेयरिंग हो चुकी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि पहले वो पेयरिंग प्रीफर करेगा, पेयरिंग करने के बाद एक सातवां जो इलेक्ट्रॉन अकेला बचा वो अब ऊपर चला जाएगा। सो D7 सिस्टम भी हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए या फिर वीक लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए डिफरेंट है। तो कौन से सिस्टम्स डिफरेंट है? D4 से लेके D7 तक सिस्टम डिफरेंट है। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स अबाउट D8 सिस्टम। D8 system is little different than these systems. Why? D8 में क्या होगा? D8 में हम लोग D8 का देख रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही मेरे जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जो वीक लिगैंड है, उसमें नीचे पेयरिंग हो गई, पर लो स्पिन में ऊपर एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेयरिंग की है नीचे हाई स्पिन में, लो स्पिन में ऊपर भरा है, पर देखने में दोनों एकदम सेम दिख रहे हैं, देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स बिलो 2 इलेक्ट्रॉन्स अबाउ, दिखने में दोनों एकदम सेम है, इसलिए वो भले ही हाई स्पिन है लो स्पिन है, D8 सिस्टम इज सेम फॉर बोथ। अगेन D9 सिस्टम के लिए इधर भी पेयरिंग होगी, इधर भी पेयरिंग होगी, D10 के लिए इधर भी पेयरिंग होगी, इधर भी पेयरिंग होगी। इसका कंक्लूजन क्या है? D1 D2 D3, ठीक है, उसके बाद D8 D9 एंड D10, ये 6 सिस्टम, whether you have weak ligand, whether you have strong ligand, or whether you have high spin or whether you have low spin, will be same for all from D1 to D10 system, D1 D2 D3 D8 D9 D10, these 6 systems will be same for all, but the difference will be only in D4 D5 D6 and D7 system। सिर्फ ये 4 5 6 7 सिस्टम वाले ये सिस्टम्स अलग रहेंगे, और ये आपको फ़र्क करके बता देंगे हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो मैं होप करती हूँ आपको यहाँ तक समझ गया हो। तो भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम मूव करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज डेल्टा ओ। तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो मैंने पहले ही बताया है, ये डिपेंड करता है लिगैंड के नेगेटिव चार्ज पे और मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितना ज़्यादा लिगैंड पे नेगेटिव चार्ज होगा, जितना स्ट्रॉन्ग वो लिगैंड होगा, ठीक है, लिगैंड पे नेगेटिव चार्ज और उसके स्ट्रॉन्गनेस पे भी। सो कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले लिगैंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और जितना ज़्यादा उनमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो मेटल के साथ इंटरैक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा वो मेटल के साथ इंटरैक्ट करेंगे उतना क्लोज उस मेटल के वो आएंगे, जितना क्लोज उस मेटल के आएंगे उतनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड तैयार होगी और उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। इसलिए लिगैंड इज वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स योर डेल्टा ओ, दैट इज इट्स स्ट्रेंथ। More the strength of the ligand, more closer it will approach to the central metal atom and more will be the splitting. Second factor है oxidation state of metal. The more the oxidation state of metal, the more it will interact with the ligand and go closer to the ligand, and more there will be splitting between the T2G and EG. जितना ज़्यादा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ज़्यादा वो लिगैंड के साथ इंटरैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी और उतनी ज़्यादा डिस्टेंस T2G और EG में बढ़ जाएगा। तो सपोज़ मेरे पास एक मेटल है जिस पे M2+ चार्ज है
और वही सेम मेटल है जिस पे 3+ चार्ज है, तो हम इसे कह सकते हैं Fe2+ या Fe3+। दोनों में कंपटीशन है, Fe2+ वाला कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा स्प्लिटिंग है या Fe3+ वाले में, तो ऑफकोर्स Fe3+ में ज़्यादा स्प्लिटिंग है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का ज़्यादा है, इसलिए उसका इंटरैक्शन विथ लिगैंड भी ज़्यादा रहेगा और इसलिए स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। तो लिगैंड और मेटल ये दो चीज़ें हैं जो हमारे डेल्टा ओ को बताते हैं ज़्यादा है या कम है, या फिर कह सकते हो T2G और EG का डिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये आप हमेशा आपको सुनने को मिलेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेक्स द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड। क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड इन नेचर, स्पेशली द ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस? व्हाई? This is important because this is due to D-D transitions। अब D-D ट्रांजिशन मतलब क्या? D-D ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरह से पॉसिबल है क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल्स दो इसमें स्प्लिट होते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा T2G और EG। तो वो दो ऑर्बिट सबसेट्स में स्प्लिट हो रहे हैं, एक को बोलते हैं T2G और एक को बोल रहे हैं हम लोग EG। वो दोनों का डिस्टेंस क्या है? डेल्टा ओ, ये भी हमने पढ़ लिया। बट आपको याद रखना है, अब सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन T2G में है, वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्व करता है। आपको पता होगा इस नेचर में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्व करते हैं और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। इसलिए लीव्स ग्रीन कलर क्यों दिखते हैं, स्काई ब्लू कलर क्यों दिखता है? इस सब का रीज़न है कि वो कोई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्व कर रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारे आईसाइट्स को दिख रहा है। तो यही होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास d ऑर्बिटल दो साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक T2G और एक EG, और उसमें जो T2G में इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा। एनर्जी एब्जॉर्व करते ही उसमें एक एक्साइटेशन आ जाएगा, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा और वो T2G से EG में जंप कर लेगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम T2G टू EG, और जैसे ही वो EG में जाएगा हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखने लगता है, और इस कलर को हम बोलते हैं, मतलब ये कलर हमें क्यों दिखा? ये कलर हमें दिखा D-D ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि T2G भी एक d ऑर्बिटल का ही सेट है, EG भी एक d ऑर्बिटल का ही सेट है, इसलिए D से D में ट्रांजिशन करने की वजह से हमें ये कलर दिखा। इसलिए हम कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों है? D-D ट्रांजिशन की वजह से। बट ये D-D ट्रांजिशन कब पॉसिबल है? जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है T2G ऑर्बिटल में। यदि हमारे T2G ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, सपोज माई T2G ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तब इसका जो जंपिंग है वो लिटल कम हो जाएगा और इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। बट यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी एब्जॉर्व करेगा और जल्द से जल्द EG में चला जाएगा। सपोज EG भी कम्प्लीटली फिल्ड है तो वहाँ पे D-D ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए D10 सिस्टम जो होता है, D10 में क्या होता है? सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं, T2G के भी सारे पेयर्ड होते हैं, EG के भी। वहाँ पे D-D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है और इसलिए कंपाउंड्स कलर्ड नहीं होते। तो बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो कलर। तो कौन सा कंपाउंड आपको कलर नहीं दिखाएगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा D0 या D10 सिस्टम। ये दो सिस्टम हैं जो कलर बिल्कुल नहीं दिखाते क्योंकि उनमें D-D ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं। D0 में क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसमें एक भी D इलेक्ट्रॉन नहीं है। और D10 में क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। इसलिए दो सिस्टम ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको कलर नहीं दिखाने वाले हैं। बाकी किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में, याद रखना, तो वो आपको कलर दिखा देगा क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व करके उसका इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा और यहाँ से यहाँ पे चेंज होने में जो वेवलेंथ लगा वो आपको दिखाएगा D-D ट्रांजिशन, और इसलिए आपके कॉम्प्लेक्सेस में एक पर्टिकुलर कलर आ जाएगा। तो आपको ये समझना है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज शोइंग दी कलर टू दिस कंपाउंड बिकॉज ऑफ द D-D ट्रांजिशन, तो आपको पहले क्या करना होगा? उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होगा
ठीक है। तो पहले आपको उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। जैसे टिटेनियम, तो टिटेनियम का होता है, टिटेनियम का नंबर है 22, ठीक है। तो उसका सिस्टम है आर्गॉन, आपको पता होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे में टिटेनियम का, तो उसका है आर्गॉन, डी फिर 4s2 एंड D3d2। अब ये है ऑक्सीडेशन स्टेट T3+, करेक्ट। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, D1 सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। वैसे ही आपको एग्जाम में अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। उस कॉम्प्लेक्स का पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, फिर डिटरमाइन करना है कि T2G में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और फिर आपको एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ऊपर दिखाना होगा, और फिर एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पे कलर है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। सो दिस इज़ वेरी इजी टू सॉल्व एक्चुअली, जस्ट द आंसर इज डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अभी हमने देखा कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग किस तरह से हो रहा है, नीचे हो रहे हैं 3 T2G, ऊपर हो रहे हैं 2 EG, बट टेट्राहाइड्रल इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहाइड्रल की जो स्प्लिटिंग है वो पूरी तरह से ऑक्टाहाइड्रल के से अपोजिट है। तो टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, EG is below and T2G is above, so EG is below and T2G is above। और जो ये स्प्लिटिंग है, जो ये डिस्टेंस है T2G और EG में, वो भी कम होती है, ठीक है। तो T2G और EG का जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में G वर्ड नहीं आता, ठीक है। आपके भले टेक्स्ट बुक में दिया हो, बट टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में G वर्ड नहीं आता, क्योंकि टेट्राहाइड्रल में वीक लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये टर्म से ही नहीं होता है, इसलिए वो सब अलग कॉन्सेप्ट ही है टोटल। तो याद रखना है T2 और E बोलते हैं इसे, और ये जस्ट अपोजिट है ऑक्टाहाइड्रल का। E नीचे होता है, T2 अबाव होता है, और ये जो डिस्टेंस है जिसे हमें बोलेंगे डेल्टा T, यहाँ पे जैसे डेल्टा O था, यहाँ पे डेल्टा T है, ये डेल्टा T डेल्टा O से बहुत कम होता है। कितना कम होता है, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। So this value is very less than the delta O. So it is 4/9 delta O. So delta T is 4/9 delta O. तो ये वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। और कभी कभी क्या कर देते हैं ऑप्शंस में, डेल्टा T इक्वल्स टू 9/4 डेल्टा, और बच्चे उसको भी टिक कर देते हैं कि करेक्ट है। पर आपको याद रखना है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, या फिर आप ऐसे कह सकते हो डेल्टा O इज इक्वल टू 9/4 डेल्टा T। कौन से भी आप टर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द टेक्स्ट बुक। तो आपको ये कॉम्प्लेक्सेस के उन्होंने स्प्लिटिंग करने को कहा है, ये सब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, आप देख सकते हो। और फिर बताने को कहा है कि पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम निकल En3 लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। नॉर्मल निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन 3d8 4s2, ये नॉर्मल निकल का है। तो Ni2+ के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, Ni2+ के लिए होगा Ar 3d8 एंड 4s0, मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम है, हमारे पास है D8 सिस्टम। अब हम इसे स्प्लिटिंग दिखाएंगे। जिस तरह से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए Eg ऊपर T2G नीचे, ये आपको दिखाना है Eg ऊपर T2G नीचे, और 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। अब लिगैंड की तरफ जाना है। पहले लिगैंड देख लो, कौन सा लिगैंड है मेरे पास है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड मीन्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, सो आई हैव अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्स में नीचे पहले पेयरिंग हो जाएगा। तो 1 2 3 पहले फिल करो, फिर पेयरिंग करो। पेयरिंग करने के बाद तो भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे, क्योंकि 8 चाहिए मुझे, तो ये ऊपर चले गए 2, तो 6 नीचे 2 ऊपर। और उसके बाद देखो इसका कैरेक्टर, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इट हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाओगे। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालो,
फिर उस ऑक्सीडेशन पे बेस्ड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद वो कौन सा सिस्टम है वो डिटरमाइन करो, D1 से लेके D10 तक वो कौन सा है। फिर मेरे पास D8 सिस्टम है, D8 सिस्टम है मतलब D ऑर्बिटल में यहाँ पे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए मैंने, ये DXY में हुआ, ये DYZ में, ये DXZ में, DX2Y2 में, ये DZ2 में। तो ये हो गए मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद वो स्प्लिट होने वाले हैं EN की वजह से। EN स्ट्रॉन्ग लिगैंड है इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, पहले पेयरिंग करो फिर फिल करो, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरामैग्नेटिक। और ये क्वेश्चन आता है 3 से लेके 4 मार्क तक। अब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वाला है MnCN6 3-। वापस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालोगे तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+। Mn का नॉर्मल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 3d5 एंड 4s2, पर Mn3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar 3d4 4s0। तो इसका हो गया 3d4, तो हमारे पास d4 सिस्टम है। अभी Cn कौन सा टाइप ऑफ लिगैंड है पहले इस पे दिखाना है। Cn is a strong ligand. As it is a strong ligand, again my complex is a low spin complex. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब मैं पहले नीचे पेयरिंग करूँगी। तो अभी मेरे d ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 5 इसमें डिवाइड कर लो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हुए मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये स्प्लिट होने वाले हैं वापस Eg में और T2G में। अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है इसलिए आपने नीचे ही पेयरिंग कर लेनी है। और फिर आप देखोगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeH2O6। Fe पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, सो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+। नॉर्मल Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना Ar 3d6 4s2, तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar 3d6 4s0। हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में। अब पहले लिगैंड की तरफ जाना है। लिगैंड कैसा है, ये लिगैंड है वीक लिगैंड, तो इसलिए अब मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एज इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पहले सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगे फिर पेयरिंग शुरू होगी। तो अब पहले मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेने हैं। तो आपके पास वापस 5 सब ऑर्बिटल से 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इस तरह से, क्योंकि पहले मेटल लिगैंड के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही लेवल पे इंटरैक्ट करते ही उसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं T2G और Eg, और ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए पहले सारे ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह से 5 के 5 ऑर्बिटल फिल हो गए, फिर एक पेयर हो जाएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ अगेन पैरामैग्नेटिक। और इस तरह से आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिगैंड का नेचर, लिगैंड के नेचर पे बेस की वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करके एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड हो गए तो डाईमैग्नेटिक। सो दिस इज अबाउट दी CFT। Now we are going to move toward the application of coordination compounds. Coordination compounds के applications क्या हैं, हम क्यों उसे पढ़ते हैं। So coordination compound बहुत important इसलिए है क्योंकि वो बायोलॉजी का बहुत important part है। It plays a very important role in the animals and plant। क्यों, क्योंकि chlorophyll। So chlorophyll is an important component present in plants, और उसकी वजह से प्लांट्स खाना बनाते हैं, और वो प्लांट्स के खाना बनाने की वजह से हम जानवर, सारे एनिमल्स जिंदा हैं, इसलिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट। और क्लोरोफिल इज़ वन ऑफ दी नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स विथ मेटल Mg, एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। सबके बॉडी में हीमोग्लोबिन है ब्लड के फॉर्म में, उसमें हम कहते हैं Fe प्रेजेंट है। Fe प्रेजेंट है मतलब आयन, और O भी प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में। तो इस तरह से बायोलॉजी में n नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव यूज एप्लीकेशन इन बायोलॉजी। नेक्स्ट इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में सिस्प्लैटिन, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सो सिस्प्लैटिन इज एंटी कैंसर ड्रग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
because it helps us to cure the tumors, and therefore this is also a coordination compound. Next is EDTA. EDTA हमें लीड पॉइजनिंग से हेल्प करता है. क्या होता है, यदि हमारे बॉडी में गलती से भी लीड, दैट इज़ पीबी, घुस जाए, वो एक बहुत ख़राब एलिमेंट है क्योंकि वो हमारे बॉडी के सल्फ़र के साथ अटैच हो जाता है. बॉडी के सल्फ़र के साथ अटैच होते ही वो डीएनए को डिस्टर्ब कर देता है और ह्यूमन बॉडी के डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने लगता है. ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो ऐसा करते हैं, जिनको हम EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना के, क्योंकि EDTA इज़ अ हेक्साडेंटेड लिगैंड, इसलिए एक EDTA एक मेटल के साथ जल्दी से हेक्साडेंटेड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसकी पॉइजनिंग की एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है. तो जब भी ऐसे लेड पॉइजनिंग या फिर जिंक पॉइजनिंग होता है तो EDTA के सोल्यूशन को उस पेशेंट को पिला दिया जाता है, जिससे EDTA बॉडी में जाते ही उस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उस मेटल की एक्टिविटी को कम कर देता है. सो दिस coordination compounds play an important role even in medicines. Next is estimation of hardness of water. वाटर का हार्डनेस क्यों होता है? वाटर का हार्डनेस होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस की वजह से. ठीक है, जितना ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा उतना हार्ड वो वाटर होगा. अब उसको हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं हमारे वाटर में कितना मैग्नीशियम और कैल्शियम है? तो EDTA की हेल्प से. EDTA वापस हेक्साडेंटेड लिगैंड है, इसलिए वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जाके वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है. एक EDTA एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम के साथ. तो एक बार उस हार्ड वाटर में हमने EDTA डाल दिया, कॉम्प्लेक्स बन गया. उस कॉम्प्लेक्स को आप अलग करने के बाद उसका वेट डिटरमाइन करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास कितना कैल्शियम और कितना मैग्नीशियम था. तो जितना EDTA ने कॉम्प्लेक्स बनाया, सपोज 4 EDTA ने कॉम्प्लेक्स बनाया है, मतलब उसने 4 मेटल यूज़ किया है, मतलब 4 कैल्शियम या मैग्नीशियम आपके वाटर में था. तो इससे आप हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन कर सकते हो. और नेक्स्ट रोल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग में. इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेल्प करता है कोई भी मेटल सरफेस को करोड़ होने से या ऑक्सीडाइज होने से, और उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हेल्प करते हैं. तो दे हैव अ ह्यूज एप्लीकेशन इन बायोलॉजी, मेडिसिन्स, फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. इसके बाद आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बोरिंग नहीं समझोगे उसके एप्लीकेशन समझने के बाद. So that's all for the coordination compound. We end here with our chapter number 9, coordination compound. And if you have any doubt, you can ask all your doubts on askyourdoubts04@gmail.com, or even in the comment box. If you want notes, you can personally mail me. I will send you the notes. And that's all for today. Thank you. If you liked my video, please give me a thumbs up and share this video to more and more of your friends. And if you want any changes, suggestions, please, you are always welcome for that. So that's all for today. Thank you. And the thought for the day is, to succeed, you have to believe in something with such a passion that it becomes a reality. तो वही कहावत की तरह है ये कि जिस चीज़ को तुम चाहते हो उसे तुम दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाना चाहेगी. सेम लाइक दैट इफ़ यू वांट दैट थिंग टू कम ट्रू, that belief, then you should have that patience.